नमस्कार, जोश वोश इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और बताते हैं वो खबरें जो आपको जानना है जरूरी। सबसे पहले रुख सियासत का। सियासत में शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के चेहरे खूब चमक रहे हैं। दोनों ही कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार में जमकर भिड़े हैं। आखिरकार सत्ता जो पानी है। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो दोनों के पुत्र भी अब एक साथ नजर आ रहे हैं, यानी कि कार्तिकेय और महा आर्यमन। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी अशोक जी। अशोक जी, पिता तो लगे हुए हैं लेकिन अब पुत्र भी शामिल, क्या समीकरण बैठता है? जी, आज मुगावली में भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम है और उसमें शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों के बेटे महा आर्यमन और कार्तिकेय चौहान एक साथ नजर आएंगे। बड़ी बात यह है कि दोनों एक मंच से एक साथ नजर आएंगे। कारण इतना है कि दोनों शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों के लिए ये चुनाव बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय है। अब सत्ता बचेगी या जाएगी वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? इलेक्शन के रिजल्ट पे। और इस इलेक्शन के रिजल्ट पे शिवराज सिंह चौहान का भी भविष्य है और सत्ता के साथ विरासत सौंपने की भी तैयारी है क्या? दोनों अपने बेटों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कार्तिकेय पहले भी उतर चुके हैं मैदान। जी, कार्तिकेय पहले भी उतर चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आप उनके संसदीय क्षेत्र में महा आर्यमन भी पहले प्रचार कर चुके हैं। तो दोनों, ऐसा नहीं है कि पहली बार उतरूं, दोनों सीढ़ियां तो चढ़ रहे हैं। देखना यह है कि ये कहां तक आगे जाएंगे और कितना फिलहाल इस इलेक्शन में अपने फादर को सपोर्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, दोनों बेटे समझते हैं कि उनके पिता के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं और यही वजह है कि दोनों एक साथ हैं। अशोक जी, एक खबर और हमारे पास आ रही है, वो है आगर से। मनोज ऊंटवाल भाजपा के उम्मीदवार हैं। वो गए हुए थे अपने चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन जो वहां पर वाकया हुआ वो चौंकाता है, क्योंकि वहां के जो मतदाता हैं, ग्रामीण हैं, उन्होंने कुछ सवाल पूछे और उन्हें उल्टे पैर लौटा दिया। क्या वजह समझते हैं आप? इस तरह की क्यों घटनाएं आम हो रही हैं? जी देखिए, ऐसे वीडियो उपचुनाव में काफ़ी आए हैं, पर अभी तक जो वीडियो आ रहे थे वो अधिकांश ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के वीडियो आए थे, जिनको लेकर नाराजगी तो समझ में आती है। पर मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद मनोज ऊंटवाल को टिकट मिला है और माना यह जा रहा था कि उनको सहानुभूति मिलेगी। बीजेपी ने उन्हें टिकट भी इसीलिए दिया कि बेटे हैं, सहानुभूति कार्ड चलेगा, इमोशनल कार्ड चलेगा। पर यहाँ इस तरह का वाकया सामने आना ये बता रहा है कि मुद्दा विकास को लेकर कहीं ना कहीं अटका हुआ है और विकास के मुद्दे पे ही जनता वोट डालना चाहती है। नेता तो अलग अलग बात कर रहे हैं, कोई भूखे नंगे की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो यानी कि जितने भी मुद्दे सियासी कह सकते हैं मंचों पे उठ रहे हैं, ये सब कोई मायने नहीं रखते। मायना तो रखता है वो मुद्दा जो आम लोगों के साथ चल रहा है, यानी कि विकास। जी बिल्कुल। देखिए, आम वोटर के लिए तो आज भी रोटी कपड़ा मकान बड़ी समस्या है और सियासत ये हमेशा ये चाहती है कि इन मुद्दों के इतर दूसरे मुद्दों को प्रभावी रूप से रखा जाए और वोटर इन मुद्दों पे बात ना करके उन मुद्दों में भय और उन्हीं पे वोट करें। यानी कि ये सियासी दांव को भी समझना होगा कि कम से कम आप सही मुद्दों को पकड़े रहें, अन्यथा भारी पड़ सकते हैं। चलिए, यहाँ चुनाव चरम पर हैं तो वहाँ कहा जा सकता है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी दबाव बढ़ने लगा है। दतिया के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया शिकायत के बाद। अब एक कलेक्टर साहब और निशाने पे हैं और वो हैं छतरपुर के। क्या वजह हो सकती है, जानते हैं धर्मेंद्र से। देखिए, कांग्रेस लगातार जहां पर विधानसभा उपचुनाव है वहां के अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर लगातार आरोप लगा रही है कि ये सरकार या बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। हाल ही में दतिया कलेक्टर संजय कुमार सिंह जी का हुआ तबादला, उसके बाद तुरंत एक दिन बाद एसपी को हटा दिया गया। अब कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं जेपी धनोपिया जी, उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि छतरपुर के जो कलेक्टर हैं वो वहाँ के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं बड़ा मलहरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी, उनके रिश्तेदार हैं। तो सीधी सी बात है कि वो चुनाव को प्रभावित करेंगे, इसीलिए इनको हटाया जाए। कोई भी कार्रवाई हो सकती है यदि शिकायत मिले? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग इसमें जांच करेगा और कार्रवाई कर सकता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ के एसपी का भी बीजेपी कनेक्शन कांग्रेस बता रही है। वो कह रही है कि इनके पिताजी जो है भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, इसलिए कलेक्टर और एसपी दोनों को हटाया जाए। चलिए, कांग्रेस ने शिकायत कर दी है, लेकिन चुनाव आयोग किस तरह से लेता है ये आने वाला समय बताएगा। यहाँ चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है, वहाँ एक बुरी खबर कही जा सकती है उज्जैन से आ रही है। जहरीली शराब पी थी कुछ लोगों ने और इस तरह से 11 लोगों की हो गई मौत। मेरे साथ मेघा जुड़ी हुई है। मेघा, क्या खबर है?
जी देखिए, उज्जैन से कल एक मामला सामने आया था जहां पर अलग अलग जगह से कम 7 लोगों की जहरीली शराब पीने के कारण मौत हुई थी। वही मामला आज हमारे पास आंकड़ों के हिसाब से वो मामला आज 11 पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक SIT का गठन किया है और उसमें अभी तक 10 लोगों को पकड़ा भी गया है। लेकिन उसके साथ ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने भी एक जाँच कमेटी बिठाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि परिवार के जो पीड़ित हैं उनके परिवार से मिला जाएगा और बाकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेघा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि शायद चुनाव कारण इतनी आनन फानन में कार्रवाई हो गई है, लेकिन ठोस कार्रवाई कब तक होगी? देखिए, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश उपचुनाव है तो इसको लेकर के दोनों ही जो पक्ष और विपक्ष है, शिवराज सिंह चौहान इस पर एक्शन ले रहे हैं इतनी तीव्रता के साथ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने भी इस पर जांच कमेटी बिठाई है, तो उनके लिए यह एक सियासी मुद्दा है। और वहीं उपचुनाव को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान जनता के हित में इस चीज़ पर फटाफट एक्शन लिया है उन्होंने। लेकिन ये कोई ऐसा मामला नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे केसेस देख चुके हैं जिस पर एक ऐसी कार्रवाई की ज़रूरत है जो कि हमेशा के लिए एक लॉन्ग टर्म एक्शन लिया जाए। बिल्कुल ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सके। एक खबर और बड़ी आ रही है, उस पर भी हम रुख कर लेते हैं और वो है CVDT के रवैये से नाराज है IT कर्मचारी, हड़ताल पर है। विकास जी मेरे साथ मौजूद हैं। विकास जी, क्यों नाराज होगा भैया, क्या वजह थी? दरअसल IT कर्मचारियों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के खिलाफ अपना आज धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू किया है और उनकी 2 मांगे हैं, एक पदोन्नति और दूसरा है कि 30,000 के लगभग वहाँ पे पद रिक्त हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से भरे नहीं गए हैं। उनका कहना है कि UPSC से पास होकर जो लोग आते हैं उन्हें तो प्रमोशन जल्दी मिल जाता है, लेकिन A ग्रेड जो अफसर हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर वे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, तो ये एक बड़ी वजह थी। चलिए एक और मुद्दे पर रुख कर लेते हो, वो जरूरी है क्योंकि वो आप और हम सबसे जुड़ा हुआ, यानी कि महंगाई डायन। ये हमें लगातार खाए जा रही है। पति तो खूब कमा रहे हैं लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि रोज सुर्खियां बनती है महंगाई। हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार महंगाई किस तरह से डंक मार रही है। मेरे साथ इस समय प्रीति जी जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी, महंगाई किस तरह से परेशान कर रही है? सबसे पहले तो सर मैं बताना चाहूँगी कि महंगाई का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है किचन पर, क्योंकि इस समय सब्जियां इतनी महंगी हैं कि हम लोग को सोचना पड़ता है कि इस समय कौन सी सब्जी ऐसी ली जाए जो पूरा घर आराम से खा सके। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस समय जो बच्चों की स्कूलिंग और जो क्लासेस वगैरह हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये है कि सारी फ़ीस भरो। और बिज़नेस भी, मेरा एक बिज़नेस था जो कि लॉकडाउन के दौरान बंद हो गया है और हस्बैंड की भी सैलरी आ रही है बट उससे कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं हो पाता है। तो महंगाई का इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है और अच्छे से पड़ रहा है। लगातार दाम बढ़ रहे हैं तो आप कैसे घर को मैनेज करती है, क्योंकि जो इनकम है वो सीमित हो चुकी है, खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, तो कैसे होता है फिर मैनेज? कहीं ना कहीं खुद के खर्चों में मुझे लगता कटौती करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें खुद से ही करना पड़ता है कि चलिए अब थोड़े दिन के लिए ड्यू टू कोरोना एंड महंगाई दोनों ही है कि चलिए कुछ दिन के लिए मेड को हटा देते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं इस समय सिचुएशन के साथ। बस यही मैं बोलूँगी। ऋचा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। ऋचा जी, महंगाई की हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं और कहाँ सबसे ज़्यादा आपको परेशानी आती है? परेशानी तो सबसे ज़्यादा जैसा प्रीति ने बताया कि किचन में आती है। और मैंने तो शायद कभी सब्जियां नहीं खरीदी, लेकिन अब मैं जब सब्जियां खरीदने जाती हूँ तो मुझे लगता है इतना महंगा आलू इतना महंगा होता है जो हम उन्हें ऐसे ही फेंक दिया करते थे। लेकिन अब मुझे आलू, प्याज, इन सब के जो दाम है वो सुन के मुझे लग रहा है कि भैया ये तो इससे अच्छा तो हम ड्राई फ्रूट्स खाने लगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है कि सब्ज़ी बहुत महंगी हो गई है। और बाकी जो चीज़ें हैं कि घर में जो कटौतियाँ हुई हैं, सैलरी की कटौती हुई है, जिसके बिज़नेस में लॉस हुआ है, जैसे मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है तो उनका बिज़नेस का जो ट्रांजैक्शन है वो एकदम से बंद हो गया है, वो अब चल ही नहीं रहा है उस रूटीन में। और मैं खुद एक टीचर हूँ, टीचर होने के नाते मेरी जो सैलरी है वो मुझे पूरी मिल रही है और अब हमें सारी चीज़ें उसी के अंदर मैनेज करनी पड़ रही है, उसी फ्रेम के अंदर काम करना पड़ रहा है। सरकार का दावा रहता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यानी कि विकास दर व दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऋचा जी आप किसको जिम्मेदार मानती हैं, कहाँ गड़बड़ है? भाई अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने जो ये लॉकडाउन करा, मुझे तो ये बिल्कुल ही गलत लगता है।
आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ चीज़ें अगर वैसे ही चलती रहती तो शायद हर चीज़ का जो था, जो फ्लो था कमाई का, इनकम का, वो वैसे ही चलता। क्योंकि कोरोना तो उसी स्पीड में ही है जिस स्पीड में उसे होना था। लॉकडाउन करने से हमने सिर्फ लोगों को एजुकेट जरूर करा है, लेकिन स्पीड कम नहीं करी है हमने। उसकी स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन काम की जो स्पीड थी वो कम हो गई, वो कॉम्पैक्ट हो गई। उससे सब चीज़ों के अंदर इफेक्ट आ रहा है, और उनमें इफेक्ट आ रहा है तो उसका इफेक्ट हर चीज़ पे जा रहा है, बच्चों पे भी जा रहा है। हम थोड़े से चिड़चिड़े होने लग गए हैं, बच्चों की ऑनलाइन स्टडीज़, फिर उन लोगों की स्कूल की फ़ी। यानी कि सरकार ने कदम तो उठाए, लेकिन भविष्य में नहीं देखा उसका क्या असर हो सकता है। इसके अलावा एक और मुद्दा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई का, तो एक मुद्दा और चल रहा है, वो चल रहा है स्कूल फीस को लेकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइन दे चुका है, लेकिन कई मुद्दे अभी भी कह सकते हैं अदालत की चार दीवारी तक हैं। लोग परेशान हैं, पेरेंट परेशान हैं। मैं फिर जाऊंगा प्रीति जी के पास। प्रीति जी, स्कूल मुद्दा माफ़ी, फीस माफ़ी, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर सर मैं यही कहूँगी कि स्कूल फ़ीस जो टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ट्यूशन फ़ीस देना तो बहुत ही जेन्युइन है, लेकिन उसके अलावा अगर स्कूल वाले मेंटेनेंस फ़ीस, लैब फ़ीस, बसेस फ़ीस और ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लेकिन नाम पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल वाले मान ही नहीं रहे, मैनेजमेंट मानता ही नहीं है। मैनेजमेंट किसी स्कूल में तो सर मानते हैं, अब कहाँ जहाँ नहीं मान रहे हैं तो फिर उसके लिए तो यही है कि हम लोग। मैं आपको इंदौर की एक खबर बताता हूँ। इंदौर में कुछ पालक को मजबूरी में धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट उनकी बात नहीं मान रहा है। तो अब इन दैट केस अब जब पैसा ही नहीं होगा सर तो दिया कहाँ से जाएगा, क्योंकि जब जॉब में भी काफ़ी हद तक कटौती हो गई है और बिजनेसेस भी लोगों के बंद हो गए हैं। इनफैक्ट जैसा मैंने भी बताया कि हम लोग भी अपने खर्चों में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो फिर स्कूल फ़ीस देना कैसे पॉसिबल होगा? इतनी सारी स्कूल फ़ीस तो कोई भी पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर तो यही होगा कि या तो बच्चों का नाम कटवा के घर बिठाया जाए, या फिर ये है कि जैसे भी हो उनकी फ़ीस भरी जाए। तो ये तो संभव है नहीं इस समय पर। रिचा जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो नौकरी कर रहे हैं स्कूलों में, उनका ये कहना है यदि फीस नहीं आएगी तो हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारी आमदनी का क्या होगा। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ और मेरे यहाँ भी वही तनख्वाह जो आ रही है जिससे काम चल रहा है मेरे घर का, और सरकार को जो करना था वो तो सरकार ने कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोगों को आपस में मिल के इन सब चीज़ों को बराबर करके चलना है। अब ये हमारा काम आ गया है कि हम मेड्स रखें, उनको भी उनकी तनख्वाह दें, हम स्कूल की फ़ीस भी दें, अपनी और चीज़ों को कटौती करके, लेकिन जो रेगुलर जो चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहे। जो चीज़ें बिगड़ी हैं उनको सुधार अब हमें करना है। सरकार ने बिगाड़ के अपना काम कर दिया, सुधार के अब हमें हमारा काम करना है ताकि सबके घर प्रॉपर चले और चीज़ों का जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा सा रूटीन में आए। मुझे नहीं लगता कि पूरा आ पाएगा, लेकिन कुछ हद तक अगर आ सकता है तो हम प्रयास कर सकते हैं। और रही बात की स्कूल की फ़ीस, नुकसान तो हर जगह हर किसी को हुआ है और सब एक दूसरे से ही जुड़े हैं कहीं ना कहीं। स्कूल से नहीं मिलेगा तो हम मेट्स को नहीं देंगे, हम सब्जियां कम खरीदेंगे, तो वो तो एक चेन है एक दूसरे से कनेक्टेड, तो वो चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये सब कंटिन्यूटी चलनी चाहिए और मुझे लगता है कि ये सब हम लोग आपस में ही मिलकर कर सकते हैं, तभी पॉसिबल है। सरकार के लिए तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। बिल्कुल सरकार के भरोसे मत रहिए, कुछ आप भी ऐसे कदम उठाइए ताकि व्यवस्थाएं बन सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन असली खबर आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिएगा जोश होश। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates.